हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 4 का फुल एक्सप्लेनेशन, जो कि इसका सब्जेक्ट कोड है BOE 309 या फिर BOE 409। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो इसका 309 है, और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो इसका सब्जेक्ट कोड हो जाता है आपका BOE 409, जो कि आपके KTU सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम यूनिट 4 का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं सभी क्वेश्चन का, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ओपैम्प एंड इट्स ब्लॉक डायग्राम, कि ओपैम्प क्या होती है और इसके ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा है और पूछ भी सकता है। तो चलिए हम देखते हैं ओपैम्प क्या होती है। तो देखिए, ओपैम्प जो है आपके दो वर्ड के कॉम्बिनेशंस बनी है। ओप का मतलब होता है ऑपरेशनल, AMP का मतलब यानी एम्पलीफायर होता है। यानी तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एम्पलीफायर क्या होती है। तो देखिए, एम्पलीफायर क्या होती है। एम्पलीफायर एक आपके वीक इनपुट सिग्नल को स्ट्रॉन्ग इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट करती है। यानी इट इज़ यूज टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल। यानी जो एम्पलीफायर होती है आपके इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं ओपैम्प क्या होती है। अगर आप नोट्स आपको इसका चाहिए जो ये वीडियो है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ओपैम्प क्या होती है। देखिए, आप अगर सेमेस्टर एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो देखिए ओपैम्प क्या होती है। तो देखिए, आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा ओपैम्प स्टैंड्स फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी ओपैम्प क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और उसके बाद देखिए, ओपैम्प इज़ हाई गेन एम्पलीफायर। यानी जो ओपैम्प होती है वो वीक इनपुट सिग्नल को लेती है और इसमें बहुत ज़्यादा गेन करती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ओपैम्प इज़ ए हाई गेन एम्पलीफायर। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, ओपैम्प इज़ ए वर्सटाइल डिवाइस। यानी ओपैम्प जो है एक वर्सटाइल डिवाइस है, यानी इसका बहुत सा काम होता है, बहुत सारा इसका यूज होता है। दैट कैन बी यूज टू एम्पलीफाई DC एज वेल एज AC इनपुट सिग्नल, जो कि हमारे DC और AC इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। उसके बाद देखिए, इट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो ओपैम्प है वो किस लिए ओरिजिनली डिजाइन किया गया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे हो गया हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो ये ओपैम्प अकेले नहीं करता था, इसमें कुछ रजिस्टर और कैपेसिटर यूज होते थे, इस ओपैम्प के साथ यूज होता है, तभी जाके इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ओपैम्प के साथ कुछ कैपेसिटर और रजिस्टर का यूज करके। तो देखिए, ओपैम्प क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिवाइस होता है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे कैपेसिटर और रजिस्टर यूज होते हैं, तब जाके ये वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ओपैम्प कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ओपैम्प में क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं हमारे V1 V2। अगर पॉजिटिव है तो उसको हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, अगर निगेटिव है तो उसको इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। निगेटिव को हम इन्वर्टिंग और पॉजिटिव को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। तो इसको कुछ पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, पॉजिटिव सोर्स और निगेटिव सोर्स यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए, ओपैम्प वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इज डिटरमाइंड बाय द, जो ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज होता है वो कैसे हम पाते हैं। तो देखिए, आउटपुट वोल्टेज इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एट 2 इनपुट। यानी डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज बिटवीन 2 इनपुट्स मल्टीप्लाइड बाय द ओपैम्प्स गेन। यानी जो ओपैम्प का गेन होता है, जो हमको आउटपुट मिलता है, वो होता है उसका मल्टीप्लाइड। यहाँ पे देखिए गेन यहाँ पे हो गया, उस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 इनपुट, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो भी आउटपुट क्या होगा हमारा, AVID। तो एक फार्मूला हो गया, ये आउटपुट में हमारा गेन होगा A मल्टीप्लाइड बाई VID। VID क्या है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 इनपुट सिग्नल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो हमारा VID। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं। तो भी आउटपुट क्या होगा, A मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो देखिए, जो A का रेंज होता है, जो हमारा इनपुट दिया जाता है, वो कहाँ तक गेन हो सकता है, 10⁵ से लेकर 10⁶ तक गेन हो सकता है। यानी 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का गेन हो सकता है हमारे इनपुट सिग्नल में। यानी जो इनपुट सिग्नल जाएगा, मान लीजिए वो X है, तो आउटपुट एज ए आउटपुट सिग्नल क्या होगा, X मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ से लेकर 6 तक आउटपुट में हमारा गेन हो जाएगा। तो देखिए, इन्वर्टिंग इनपुट में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये इन्वर्टिंग इनपुट है,
इसको हम ले लें और इसको ग्राउंडेड कर दें तो जो हमारा फेज है वो बी आउटपुट क्या होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा। और नॉन इन्वर्टिंग में हमारा जो बी आउटपुट होता है रिमेन पॉजिटिव ही रहता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फार्मूला से हम देख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू, अगर हम नॉन इन्वर्टिंग को ले तो देखिए V1 ही रह जाता है। तो यहाँ पे फेज में चेंज नहीं होता है। अगर V2 को ग्राउंडेड कर दे, इन्वर्टिंग को ग्राउंडेड कर दे तो हमारा जो फेज है नॉन इन्वर्टिंग में चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन्वर्टिंग को ले और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंडेड कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a/V1, यानी फेज में यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में क्या हो जाता है, इन्वर्टिंग इनपुट में हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, वोल्टेज का आउटपुट इन्वर्टेड हो जाता है, यानी चेंज होता है, फेज इसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए ओप एम्प का यूज कहाँ पे होता है, उसे तो बहुत जगह यूज होता है। जैसे कि आप माइक देखते हैं तो उसमें आप धीरे से बोलते हैं तो आवाज़ बहुत तेज़ी से जाता है, तो वहाँ पे भी ओप एम्प का यूज होता है। एम्पलीफाई वोल्टेज के एम्पलीफाई के लिए भी यूज होता है हमारा ओप एम्प। परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसा कि आपने देखा इसका यूज मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के लिए भी यूज होता है हमारा ओप एम्प। तो ये हो गया हमारा ओप एम्प। उसके बाद हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओप एम्प। ओप एम्प का हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ओप एम्प की जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें कुल 4 स्टेज होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इनपुट स्टेज, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज, उसके बाद लेवल शिफ्टर स्टेज, फिर आता है आपका आउटपुट स्टेज। तो यहाँ से इनपुट दिया जाता है और यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज की। तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में आप जानते हैं पॉइंट बनाकर लिखना है, तो आप पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो इनपुट स्टेज होता है इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अप्लाई होता है, यानी फर्स्ट स्टेज डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अप्लाइड। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इन दिस स्टेज यूज्ड पेयर ऑफ डिफरेंशियल इनपुट, यानी इस स्टेज में डिफरेंशियल इनपुट का पेयर ऑफ डिफरेंशियल इनपुट यूज होता है। उसके बाद देखिए ट्रांजिस्टर यूज होता है दैट कैन एम्पलीफाई द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द निगेटिव, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर then can amplify the voltage difference between non-inverting amplifier and non-inverting amplifier. This stage produce most of the voltage gain, यानी जो ये स्टेज होता है, पहला स्टेज होता है, वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज को गेन करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज आता है हमारा इंटरमीडिएट स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गेन स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें गेन होता है ज़्यादा। तो देखिए जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है, आपको सेमेस्टर एग्जाम में कुछ ऐसे लिखना है, इन इंटरमीडिएट स्टेज द फर्स्ट स्टेज डिफरेंशियल सिग्नल। जो इस इंटरमीडिएट स्टेज होता है ये क्या लेता है, फर्स्ट स्टेज के द्वारा डिफरेंशियल सिग्नल को लेता है और इसमें कुछ वोल्टेज गेन करता है। उसके बाद देखिए हेल्प टू अचीव, यानी जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है इसमें क्या होता है, हेल्प टू अचीव ओप एम्प्स वेरी हाई गेन ओपन लूप गेन, यानी इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा ओपन लूप गेन होता है। अगर हम आइडियल केस की बात करें तो ये इनफाइनाइट तक जाता है हमारा ओपन लूप गेन। उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज हमारा लेवल शिफ्टर स्टेज। ये ऑप्शनल स्टेज होता है, ये किसी किसी ओप एम्प में यूज भी होता है और नहीं भी होता है। ये क्या करता है, मेंटेन डीसी वोल्टेज लेवल ऑफ द एम्पलीफाइड सिग्नल। जो एम्पलीफाइड सिग्नल मिलती है हमारी इंटरमीडिएट स्टेज से, उसमें क्या करता है, उस मेंटेन डीसी वोल्टेज, यानी जो डीसी वोल्टेज होता है उसका लेवल को मेंटेन करता है कि बहुत ज़्यादा जो डीसी वोल्टेज बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो ये लेवल शिफ्टर का काम, यानी मेंटेन डीसी वोल्टेज को मेंटेन करने का काम करता है, एक लेवल में लाने का काम करता है डीसी वोल्टेज को। तो उसके बाद हमारा चौथा स्टेज है आउटपुट स्टेज। तो देखिए आउटपुट स्टेज यानी चौथे स्टेज में क्या होता है, जो लास्ट स्टेज है हमारा ओप एम्प का, उसमें क्या होता है, दिस स्टेज प्रोवाइड द नेसेसरी पावर टू ड्राइव आउटपुट वोल्टेज, यानी जो ये क्या करता है, ये नेसेसरी पावर प्रोवाइड करता है हमारा आउटपुट स्टेज एंड करंट प्रोवाइड करता है टू द लोड कनेक्टेड टू द आउटपुट, यानी जो लोड कनेक्टेड होता है आउटपुट ओप एम्प में उसको क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है। इट यूजेज ट्रांजिस्टर, ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर को यूज करता है डिजाइन टू हैंडल लार्जर करेंट्स एंड इंश्योर लो इनपुट इम्पीडेंस, यानी जो डिज़ाइन ये किस लिए डिज़ाइन किया गया होता है, इट यूज ट्रांजिस्टर, यानी इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है
डिजाइन टू हैंडल लार्जर करंट, यानी जो लार्जर जो बहुत ज़्यादा करंट होता है उसको हैंडल करने के लिए, और जो लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये यूज होता है हमारा। तो ये हो गया हमारे ऑप एम्प के ब्लॉक डायग्राम के 4 स्टेज। तो देखिए उसके बाद ब्लॉक डायग्राम के बाद आता है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप एम्प, यानी ऑप एम्प का इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप एम्प है इसमें हमारा इन्वर्टिंग इनपुट है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट V1 V2 हो गया हमारा। इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग को हम नेगेटिव और नॉन इन्वर्टिंग को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस हो गया VID, वोल्टेज डिफरेंस, इनपुट वोल्टेज डिफरेंस हो गया हमारा। और यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको बनाना है अपने एग्जाम में। यहाँ पे देखिए एक इनपुट रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और यहाँ पे एक आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाता है हमारा आउटपुट। ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं, यहाँ पे इसको कनेक्ट करके यहाँ पे ग्राउंडेड कर देते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। तो V आउट इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, A मल्टीप्लाइड बाई VID, यानी वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट। तो यहाँ पे देखिए VID क्या है, वोल्टेज डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस, वोल्टेज डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस। उसके बाद देखिए VID हम जानते हैं V2 माइनस V1। यहाँ पे जो V2 है नॉन इन्वर्टिंग है, तो पहले हम V2 को लिखते हैं माइनस V1 लिख देते हैं। उसके बाद जो RI है इनपुट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया। उसके बाद RO क्या है, हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट है। उसके बाद देखिए तो हम फार्मूला जानते हैं, V आउट इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई VID को हम V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो V2 है वो नॉन इन्वर्टिंग है, तो नॉन इन्वर्टिंग को सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर इन्वर्टिंग को V2 माइनस V1 कर देते हैं, तो हमारा V आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पे, जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है वो कितना होता है, 1 लाख होता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप एम्प में। जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है, ओपन लूप वोल्टेज गेन का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लीफिकेशन होता है वोल्टेज का वो ऑप एम्प के द्वारा होता है, बिना किसी एक्सटर्नल फीडबैक के कनेक्टेड के द्वारा जो गेन होता है वो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है। तो इसमें ओपन लूप वोल्टेज गेन कितना होता है, 1 लाख होता है। इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, 2 मेगा ओम होता है। उसके बाद आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है, 75 ओम होता है। तो हम इनपुट इम्पीडेंस ये सब आगे देखेंगे। उसके बाद चलिए हम क्या देखते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प, यानी ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों केसेस में। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले हम देख लेते हैं बेसिक पैरामीटर ऑप एम्प, क्योंकि अगर आप बेसिक पैरामीटर नहीं देखे रहेंगे, जैसे CMMR क्या होती है, स्लीव रेट क्या होती है, तो आपको ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं समझ में आएगी, और आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों केसेस में नहीं समझ में आएगी। तो चलिए हम बेसिक पैरामीटर देख लेते हैं ऑप एम्प की। तो सबसे पहले हम देखते हैं CMRR क्या होती है। तो इसका फुल नेम होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। आपको इसके नेम से ही पता लगेगा, कॉमन मोड यानी जो दोनों इनपुट वोल्टेज होते हैं उसमें जो कॉमन होती है उसको रिजेक्ट करना। तो इसका डेफिनेशन देखिए, ऑप एम्प्स एबिलिटी, यानी जो ये जो CMRR होती है, ये एक ऑप एम्प की एबिलिटी होती है टू रिजेक्ट वोल्टेज सिग्नल दैट आर कॉमन टू बोथ इट्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। यानी जो ऑप एम्प होती है वो क्या करती है, जो दोनों इनपुट वोल्टेज सिग्नल होती है जो दोनों में कॉमन होती है उसको क्या करती है, रिजेक्ट करती है। ऑप एम्प्स एबिलिटी टू रिजेक्ट वोल्टेज सिग्नल दैट आर कॉमन टू बोथ इट्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों इनपुट सिग्नल पे जो कॉमन सिग्नल होती है उसको क्या करती है, रिजेक्ट करती है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, CMMR इक्वल टू 20 × log AD/AC। AD क्या होता है, डिफरेंशियल गेन ऑप एम्प होता है, और AC क्या होता है, कॉमन गेन आउटपुट ऑप एम्प होता है। उसके बाद हमारा स्लीव रेट, दूसरे पे आता है हमारा स्लीव रेट। तो देखिए स्लीव रेट क्या होती है, इट डिफाइंस हाउ क्विकली द आउटपुट वोल्टेज कैन चेंज। यानी स्लीव रेट क्या होती है, जैसे कि हम कोई इनपुट वोल्टेज पे चेंज करते हैं तो कितनी जल्दी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो चेंज होता है, कितनी जल्दी, तो वही हमारा होता है स्लीव रेट। इट डिफाइंस हाउ क्विकली द आउटपुट वोल्टेज कैन चेंज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इनपुट वोल्टेज। यानी अगर हम जब इनपुट वोल्टेज में चेंज करते हैं तो कितनी जल्दी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो चेंज होता है, तो ये हमारे स्लीव रेट, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम। इसका डेफिनेशन होता है स्लीव रेट का।
स्लीव रेट को हम dV0/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैक्स होता है। और इसको हम वोल्ट/माइक्रोसेकंड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बैंडविड्थ सी पे आता है हमारा बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ डिफाइन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑप एम्प कैन एम्पलीफाई इफेक्टिवली। यानी जो बैंडविड्थ क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा ऑप एम्प होता है वो कितनी फ्रीक्वेंसी तक हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। ऑप एम्प कैन एम्पलीफाई इफेक्टिवली, जो कितनी फ्रीक्वेंसी यानी कितनी फ्रीक्वेंसी की हम सिग्नल दें कि हमारा जो ऑप एम्प है वो इफेक्टिवली एम्पलीफाई कर सके, तो ये हमारा होता है बैंडविड्थ। और उसके बाद आता है हमारा इनपुट ऑफसेट करंट एंड वोल्टेज। तो इनपुट ऑफसेट करंट क्या होती है? इनपुट ऑफसेट करंट इज द डिफरेंस इन द स्मॉल लीकेज, जो स्मॉल लीकेज होती है करंट में फ्लोइंग इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑप एम्प। तो इसका फार्मूला होता है जो स्मॉल लीकेज होती है, वैसे तो आइडियली जीरो होती है, लेकिन जो स्मॉल लीकेज होती है उसके डिफरेंस में जो होता है डिफरेंस, वो क्या होती है हमारी इनपुट ऑफसेट करंट। तो इसका फार्मूला क्या होता है? I=IB1 - IB2। इसका फार्मूला होता है, आइडियली में ये जो इनपुट ऑफसेट करंट होता है वो जीरो होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या होता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये क्या होती है? देखिए जैसे आइडियली इस दोनों वोल्टेज इनपुट वोल्टेज में तो डिफरेंस जीरो होता है, लेकिन ड्यू टू स्लाइट इम्बैलेंसेस देयर माइट बी स्मॉल वोल्टेज डिफरेंसेस। इसमें क्या हो जाता है? स्मॉल वोल्टेज डिफरेंसेस, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद हम ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों केसेस में। तो देखिए CMMR के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो आइडियल केस में ये इनफाइनाइट होता है, जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है वो आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है, और प्रैक्टिकल केस में 10⁶ या फिर हम इसको 120 dB बोल सकते हैं। और स्लीव रेट की बात करें तो स्लीव रेट जो होता है वो आइडियल केस में इनफाइनाइट और प्रैक्टिकल केस में 80 V/माइक्रोसेकंड होता है। और इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इनफाइनाइट होता है आइडियल केस में, और प्रैक्टिकल केस में 10⁶ ओम होता है। और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें जो मैंने देखा था उसके डायग्राम में, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल केस में 0 और प्रैक्टिकल केस में 100 ओम होता है। और वोल्टेज गेन की बात करें, जो वोल्टेज गेन होता है हमारा वो होता है इनफाइनाइट आइडियल केस में, और प्रैक्टिकल केस में 10⁶ होता है। और अगर हम बैंडविड्थ की बात करें कि कितने लिमिट तक हमारा जो इफेक्टिवली ऑप एम्प एम्पलीफाई कर सकता है, तो वो है आइडियल केस में इनफाइनाइट और प्रैक्टिकल केस में 10⁶ हर्ट्ज तक होता है। और ऑफसेट वोल्टेज की बात करें तो आइडियल केस में 0 और प्रैक्टिकल केस में नेग्लिजिबल माना जाता है। और ऑफसेट करंट की बात करें तो आइडियल में 0 और प्रैक्टिकल में नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये वीडियो अभी तक लगभग 15-20 मिनट का हो गया होगा, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, अपलोड करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट में हम यूनिट 4 के बाकी सब टॉपिक्स देखेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।